क्या अरावली सुरक्षित है? बस यही प्रश्न चारों तरफ गूंज रहा है। कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहा है, कहीं कोई हरे पहाड़ों को गिना रहा है। तो आखिर अरावली को लेकर इतनी चिंता क्यों है? आखिर अरावली क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया है कि सबको इतनी चिंता हो रही है? और चिंता हो भी क्यों, या क्यों ना हो, इस सब पर आज बड़े विस्तार से इत्मीनान से बात करते हैं। सबसे पहले जिस अरावली पर इतनी बात हो रही है, उस अरावली को समझ लो कि अरावली है क्या। तो भैया अरावली जो है लगभग 2.5 अरब साल पुरानी जो है ये पहाड़ी है। कितना है? 2.5 अरब वर्ष, अरब वर्ष पुरानी जो है वो माउंटेन रेंज है, पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है। 2.5 अरब साल पुरानी पर्वत श्रृंखला है और ये जो है वो भारत के 4 राज्यों में फैली है। बात करें तो शुरुआत इसकी होती है गुजरात के पलनपुर से। यहां यहां गुजरात में जो है ये शुरू होती है और फिर उसके बाद फिर राजस्थान, राजस्थान के बाद फिर हरियाणा भी है, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली। 4 राज्यों में ये फैली हुई है माउंटेन रेंज। और कहा जाता है कि पहले जो ये माउंटेन रेंज है, पहले ये जो पर्वत श्रृंखला थी, पहले यह हिमालय से भी ऊंची थी। क्लियर है? मैं साफ साफ यहां पर लिख देता हूं, ये हिमालय से भी ऊंची थी, हिमालय से ऊंची थी ये। पहले ये हिमालय से भी ऊंची थी भैया, लेकिन वर्षों के, लाखों वर्षों के क्षरण की वजह से, लाखों वर्षों के इरोजन की वजह से अब जो इसकी ऊंचाई है उतनी नहीं रह गई। अभी इसका जो सर्वोच्च पीक है, अरावली का जो सर्वोच्च पीक है, अरावली का सर्वोच्च और पीक एक साथ नहीं बोलना चाहिए, अरावली का जो पीक है या अरावली का जो शिखर है, वो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो है आपका 1770 मीटर ऊंचा। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। जो कि कहां पर है? गुरु शिखर कहां है बच्चों? तो गुरु शिखर जो है वो आपका माउंट आबू में है। गुरु शिखर जो है सबसे ऊंचा है और वो माउंट आबू में है, राजस्थान माउंट आबू में। गुरु शिखर सबसे ऊंचा है ये, गुरु शिखर, है ना? तो अब सोचो कि यही बस 1770 मीटर का है और कहां हिमालय 8000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा है। तो एक जमाने में ये ऊंचा था, लाखों करोड़ों साल पहले जो है ये हिमालय से भी ऊंचा पर्वत था। इरोजन या जो है कह सकते हैं शरण की वजह से ऐसा हो गया। अब अगर लंबाई की बात करें तो उसमें भी काफी सारे विरोधाभास मिलते हैं कि इतना किलोमीटर है, उतना किलोमीटर है। तो सच्ची बात बताऊं तो भैया ये छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बनता है और अगर औसत लंबाई निकाल के जाते हैं तो कहीं पर जो है इसकी लंबाई लगभग 693 किलोमीटर के आसपास है, कहीं जो है 750 किलोमीटर है, कहीं 800 है। औसत जो है लगभग वो 750 किलोमीटर के आसपास है। औसत जो लंबाई है वो कितनी है? 750 किलोमीटर के आसपास। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इसकी चौड़ाई कितनी है? तो भैया ये जो माउंटेन रेंज है इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो जो चौड़ाई है वो भी 10 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो पूरा मैंने आपको बता दिया कि भैया मैप पर जो है इसकी स्थिति क्या है। अब ये इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए ग्रीन वॉल है। क्या है ये ग्रीन वॉल है। क्यों ग्रीन वॉल से क्या होता है? तो भैया ये जितनी भी गर्म हवाएं हैं, गर्म हवाओं से जो है ये सुरक्षा करता है ना? गर्म हवा से सुरक्षा करता है पूरे उत्तर भारत की। गर्म हवा से सुरक्षा करता है, पूरे उत्तर भारत की सुरक्षा करता है। उसके अलावा अगर बात करें तो जल का पुनर्भरण भी जो है इन्हीं पहाड़ियों से होता है। इन्हीं पहाड़ियों से जो है बह बह के पानी जो है नदियों में पहुंचता है। ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज होता है। मतलब कि कुल मिलाकर सभी तरह के जल स्रोतों में जल पुनर्भरण जो है वो यहीं से होता है। जल पुनर्भरण यहीं से होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसमें नदियां भी बहुत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
बनास नदी अरावली में ही है। बनास नदी जो है वो कहां पर है? अरावली में है। लूनी नदी जो है वो भी अरावली में है ना। उसके अलावा बात करें तो साबरमती जो है, साबरमती, ये सब जो नदियां हैं ये भी अरावली में ही स्थित है। बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना। तो कुल मिलाकर अरावली जो है ग्रीनरी से समृद्ध है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि भैया अरावली क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हंगामा क्यों है बरपा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को 20 नवंबर 2025 को अपना एक जो है वो फैसला सुनाया, है ना। और उसमें सरकार के द्वारा दिए गए प्रपोजल में अरावली की जो डेफिनेशन दी गई है ना, उसको जो है स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसमें क्या है सरकार की तरफ से प्रपोजल? तो सरकार की तरफ से प्रपोजल है कि अगर जमीन से लेके 100 मीटर तक, 100 मीटर तक कोई पहाड़ी है, कम से कम 100 मीटर है, 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ी को ही जो है, जैसे ये इससे थोड़ी सी ऊंची है तो 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ी को ही, कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी को ही क्या माना जाएगा? पहाड़ी को अरावली माना जाएगा, अरावली माना जाएगा। और यही तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सारे जो पर्यावरणविद हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो सोशल मीडिया पर लोग विरोध कर रहे हैं, उसकी वजह भी तो यही है कि अगर 100 मीटर की पहाड़ी को तुम अरावली मानोगे तो 99 मीटर की पहाड़ी अरावली नहीं है। क्या वो ग्रीन वॉल नहीं है? क्या वो जल संरक्षण में मदद नहीं कर रही है? क्या वो वातावरण को, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में मदद नहीं कर रही है? तो क्या उस पहाड़ी को खोद दोगे, उससे मिनरल्स निकाल लोगे? इसीलिए सब चिंतित है, क्यों? पर अरावली इतनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों फिर वही बात है कि कई जगह मैंने कमेंट्स पढ़े, है ना। अब देखो सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ पढ़ने में और सुनने में आता है ना। कहीं पर आंखें खुली रखनी होती है, कहीं पर आंख बंद करनी पड़ती है। एक जगह कमेंट में लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बेच दिया। अभी तक तो बोलते थे कि भाई चलो सरकार बिकी है, ऐसा वैसा, और विरोध करना जरूरी है, सरकार तभी तो सुधरेगी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो अब जिम्मेदारी यह है, हम जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि एक्चुअल में बात क्या है, पूरी तह तक जाएं। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे, मैं भी नहीं, आप ही डिसाइड करेंगे, आप ही तय करेंगे कि मामला जो है वो क्या है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जब अपना आदेश देता है तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में, है ना, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, है ना, कौन सा है ये? 20 नवंबर का है। अच्छा, 20 नवंबर के आदेश में उसने क्या क्या जो है वो बातें सामने लेके आया है सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या क्या बातें बोली है? पहली कि हां 100 मीटर की परिभाषा तो है, 100 मीटर की अरावली परिभाषा, परिभाषा ये तो करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है ना, डन, ये तो है। लेकिन जब बहुत ध्यान से उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मैंने स्टडी किया, पढ़ा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या जो है वो बोला है, तो उन्होंने कहा है कि अगर 100 मीटर की ऊंचाई वाली दो पहाड़ियां जिनके बीच 500 मीटर या उससे कम का गैप है। आप समझ रहे हो कि भाई देखो, एक ये पहाड़ी है ना, एक ये दूसरी पहाड़ी है। अब इन दोनों पहाड़ियों की ऊंचाई जो है 100 मीटर है, लेकिन इन पहाड़ियों के बीच में जो है वो 500 मीटर या उससे कम का गैप है। और इस गैप में छोटी पहाड़ियां, छोटी पहाड़ियां या मैदान है, मैदान है।
तो उन्हें भी अरावली माना जाएगा, अरावली माना जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? उन्हें भी अरावली माना जाएगा। भाई अभी तक हमारी चिंता क्या थी कि 100 मीटर की जो पहाड़ी आपने ठीक है अरावली मान ली, उसको छोड़ दोगे, लेकिन जो 100 मीटर से छोटी होगी उसको तो आप तोड़ दोगे, उसको तो खोद लोगे, उसमें से आप कॉपर निकालोगे, मैंगनीज निकालोगे, संगमरमर निकालोगे, यही सब तो निकलता है ना वहां से, तो उसको तो आप खोद दोगे। तो भाई उन्होंने बोल दिया कि अगर 100 मीटर की दो ऊंची पहाड़ियां और उनके बीच में आधे किलोमीटर का भी गैप है, और अगर उसमें मैदान भी है, सिंपल, उस पहाड़ी में या उन पहाड़ियों के बीच में आधा किलोमीटर तक मैदान है या छोटी पहाड़ियां भी हैं, तो वो भी अरावली मानी जाएंगी, मतलब ये भी संरक्षित क्षेत्र है। और सुप्रीम कोर्ट के इस नियम की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के इस नियम की वजह से, सुप्रीम कोर्ट के इस नियम की वजह से 90% अरावली जो है, 90% अरावली जो है वो संरक्षित है, ऐसा खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, संरक्षित है इस नियम की वजह से, क्योंकि 90% पहाड़ियों का क्षेत्र ऐसा है जहां पर 200 मीटर की पहाड़ियां हैं और उनके बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो ऐसे 90% अरावली ऐसी ही है जहां पर आधा किलोमीटर का भी गैप नहीं है, जहां पर 500 मीटर का भी गैप नहीं, कहीं 400 मीटर, कहीं 200 मीटर, 300 मीटर। तो इस रूल की वजह से अब 90% जो पहाड़ियां हैं, 90% जो अरावली का क्षेत्र है, अब वो नो माइनिंग एरिया है, नो गो जोन हो गया, उधर भी अब जो है वो खुदाई नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद फिर जो 8% क्षेत्र है, 8% क्षेत्र जो है, आपको बता दूं, जैसे मैंने 90% तो वो बोल दिया कि संरक्षित है, 8% क्षेत्र जो है वो या तो राष्ट्रीय उद्यान है, या टाइगर रिजर्व है, या फिर वेटलैंड है। समझ रहे हैं आप? और इसकी वजह से ये 8% भी क्या है, संरक्षित क्षेत्र है, यहां भी मतलब माइनिंग नहीं हो सकती। तो 90% वो संरक्षित हो गया इस डेफिनेशन की वजह से कि 100 मीटर की दो पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर का गैप है, उससे कम गैप है, या बिल्कुल मैदान है, वहां पर छोटी पहाड़ियां, उनको भी अरावली माना जाएगा। और एक ये कि 8% जो इलाका है उसमें राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वेटलैंड्स और जंगल है, तो जिनकी वजह से वहां भी जो है संरक्षित क्षेत्र है, वहां भी खनन नहीं हो सकता। तो अब बचता है केवल 2% इलाका, केवल 2% अरावली क्षेत्र है जहां अब खनन हो पाएगा, खनन हो पाएगा। ठीक है, 2% ऐसा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूं। अब आप बोलोगे कि अगर चलो 2% भी है, अगर 2% क्षेत्र में खनन हो रहा है, तो वो 2% कितना है? 2% क्षेत्र में खनन हो सकता है, माइनिंग हो सकती है। ठीक है, तो वो 2% क्षेत्र कितना है? तो आपको बता दूं कि अरावली का जो टोटल एरिया है, अरावली का जो एरिया है, अरावली का जो एरिया है का क्षेत्रफल वो लगभग 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। समझ रहे हैं आप? 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। अब इसमें आप देख लो कि भैया ये हो गई 10% की वैल्यू, ये 1% की वैल्यू, मतलब लगभग 2% इक्वल टू हो गया आपका 3400 स्क्वायर किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर में खनन हो सकता है, हो सकता है। तो ये भी यार बड़ा एरिया हो गया फिर तो। ये 2% भी जो है कितना भाई, टोटल अरावली का एरिया कितना, 1,70,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो 2% कितना होगा, 3400 किलोमीटर स्क्वायर। यहां पर जो है वो खनन हो सकता है। तो अब फिर आप चिंता वाली बात कि यार ये 2% एरिया खोद दोगे क्या ऐसे ही? नहीं साहब, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जब मैंने उस आदेश को पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला है कि आपको जो है
खनन से पहले एक सतत खनन योजना बनानी होगी। सतत खनन योजना बनानी होगी। सतत खनन योजना बनानी होगी। योजना बनानी होगी। क्लियर है? अब ये जब सतत खनन योजना, अब इसमें सतत का मतलब क्या है? सतत का मतलब क्या जानते हो? सतत का मतलब होता है पर्यावरण अनुकूल। पर्यावरण अनुकूल। अगर आप उस 2% इलाके में खनन करना चाहते हो तो पर्यावरण के अनुकूल एक खनन की योजना आपको बनानी पड़ेगी। और उस खनन योजना में आपको क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी? उस खनन योजना में आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? जानकारी देनी होगी। किसमें? सतत खनन योजना में आपको यह जानकारी देनी पड़ेगी। क्या क्या जानकारी देनी पड़ेगी? सबसे पहली जानकारी, कहां खनन सुरक्षित है। मतलब जहां पर खनन करना सुरक्षित है वो जगह आपको बतानी पड़ेगी कि कहां कहां खनन करना सुरक्षित है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात आपको बताना पड़ेगा क्लियर कि नो गो जोन्स कहां है। नो गो जोन्स कहां है? नो गो जोन्स मतलब जहां पर नहीं जा सकते, खनन करने वाले कदम नहीं रख सकते, वो नो गो जोन्स आपको बताने पड़ेंगे उस 2% क्षेत्र में भी। ऐसा थोड़ी पूरा खोद दोगे। फिर इसके बाद तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट यहां पर बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में या उनकी जो है अरावली की परिभाषा में, कि उसके बाद फिर आपको तीसरी चीज बतानी है कि खनन का पर्यावरण पर क्या असर होगा। अगर आप खनन शुरू करते हो तो पर्यावरण पर क्या असर होगा? क्या असर होगा? ठीक है। और चौथी चीज ये आपको बतानी होगी कि खनन के बाद मतलब कि माइनिंग के बाद जमीन कैसे ठीक करोगे। ठीक करोगे। समझ रहे? जमीन को खनन के बाद आप कैसे ठीक करोगे? क्योंकि जमीन में तो भाई गड्ढा हो जाता है, बड़ी बड़ी खाइयां बन जाती हैं। तो क्या उसका तालाब बना दोगे, या उसमें मछली पालन करोगे, या मिट्टी भरोगे, है ना? क्या करोगे उसमें? या पर्यटन की साइट बनाओगे? क्या करोगे कि पर्यावरण के लिए बेहतर हो? तो ये चार जो हैं वो जवाब आपको खनन योजना के बाद देने पड़ेंगे। पहले तो खनन योजना बनाओ, सतत खनन योजना, इन क्वेश्चंस के जवाब दो, इनका एक्सप्लेनेशन दो कि भैया इसमें क्या करोगे आप। और ऐसा नहीं है कि आपने ये जवाब दे दिए, खनन योजना बन गई, उसके बाद आप खुदाई कर सकते हो, नहीं। इन सब का जवाब देने के बाद भी ये है वो संस्थान, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, सतत खनन योजना की गहन जांच करेगा। कौन करेगा गहन जांच? तो वो करेगा ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन जो है वो जांच करेगा कि भैया ये जो सतत खनन योजना बनी है उस 2% इलाके के लिए, वहां पर नोगो जोन्स कौन से हैं, वो सही बताए कि नहीं बताए हैं, आपके खनन का पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, खनन के बाद आप क्या कार्रवाई करोगे, और कहां कहां जो है वो खनन करना सुरक्षित है। और अगर वो पर्यावरण के अनुकूल पाया गया और इनके हिसाब से सुरक्षित पाया गया कि भैया अरावली को और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है, तब जाके खनन हो पाएगा। वैसे आपको बता दूं दोस्तों कि इस कानून के बनने की एक और वजह जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है, और वो वजह ये बताई है कि ये जो 4 राज्य मैंने बताए थे ना, ये जो 4 राज्य हैं, यहां पर 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो भैया 4 राज्य यहां पर थे आपके, एक तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो यहां पर हर राज्य की अलग परिभाषा थी, हर राज्य की
अरावली की अलग परिभाषा, अरावली की अलग परिभाषा, अलग परिभाषा, हर राज्य की अरावली की अलग परिभाषा है, समझ रहे? और उसी लूप होल का फायदा उठाते थे पुलिस, सॉरी बोल रहा हूं, जो खनन माफिया है। भाई खनन माफिया जो है उनको रोकने के लिए जब पुलिस जाती थी ना कि भाई साहब ये आपने यहां पर खनन शुरू कर दिया, ठीक है, अब पुलिस उन्हें रोकने गई खनन माफियाओं को कि यहां पर खनन क्यों कर रहे हो, तो वो जो खनन माफिया है या कंपनियां, उनके वकील अदालत में ये कहते थे कि पहले प्रूव इट कि अरावली है, क्योंकि 4 राज्यों की अलग अलग डेफिनेशन है। कोई 100 मीटर की पहाड़ी को जो है अरावली मान रहा है, कोई 40 मीटर की पहाड़ी को मान रहा है, कोई 200 मीटर की पहाड़ी को अरावली मान रहा है, किसका कोई एरिया वाइज अलग है, किसी का जो है इंक्लिनेशन के हिसाब से, जो है ढलान के हिसाब से डेफिनेशन है। तो वहां पर पहले तो अदालत में प्रूफ करना पड़ता था कि भैया ये अरावली है, और दूसरा सरकारी लूप होल्स का फायदा उठाकर ये माइनर्स, जो इलीगल माइनर्स हैं, वो बच जाते थे। तो भैया खनन पहले ज्यादा हो रहा था, बहुत ज्यादा खनन हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमारी इस परिभाषा से 90% जो क्षेत्र है वो संरक्षित होता है अरावली का, और अरावली का जो 8% है वो पहले से संरक्षित है कि भैया वहां पर नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व्स और वेटलैंड्स हैं। तो 98% तो सुरक्षित है, केवल 2% में ही खनन होगा, और वो 2% खनन भी हमारी जो ये संस्था है वो तय करेगी कि ये सतत खनन योजना जो बनी है वो सही बनी है कि नहीं, अप टू मार्क बनी है कि नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, तब जाके भैया खनन हो पाएगा। तो बेसिकली प्रथम दृष्टया यह भी समझने में आता है कि हो सकता है कि वो जो इलीगल अवैध खनन माफिया है उनको यह लगा हो कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का कानून आ गया तो इसके बाद से 98% वो एरिया उसमें तो आप घुस ही नहीं सकते, और 2% एरिया में भी खनन जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अप्रूवल लेना होगा किसका, ICFRI का, शर्तें और कड़ी हो जाएंगी। तो माहौल ऐसा फैलना चाहिए सोशल मीडिया पर, माहौल ऐसा फैलना चाहिए रील्स में कि भैया ये कानून आ गया तो अरावली खत्म हो जाएगी, अरावली बेच दिया गया। तो उससे माहौल ऐसा क्रिएट होगा कि सरकार को यू टर्न लेना पड़ेगा, ये कानून रोकना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को अपना शब्द वापस लेने पड़ेंगे, और जो पहले जैसा धड़ल्ले से खनन हो रहा था वो होता रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद ये बात समझ में आती है। अब हालांकि यहां पर मैं कोई डिसीजन देने वाला नहीं हूं, मैंने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो जो व्याख्या की है, और प्लस उसके बाद अभी परसों के दिन जो है वो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव जी ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लेकर जो कंफ्यूजन था अक्षरशः जो है उसकी व्याख्या की है कि भैया डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये संस्था है, प्लस 90% जो एरिया है वो सुरक्षित है, और सबसे बड़ा जो की रोल प्ले किया है वो किसने प्ले किया है, तो वो ये 500 मीटर वाले इस लॉ ने, इस क्लॉज ने, कि भैया अरावली में ऐसी कोई पहाड़ियां ही नहीं है, ना के बराबर हैं कि जिनके बीच की दूरी जो है वो आधा किलोमीटर से ज्यादा हो। भाई पहाड़ियां तो तब टूटेंगी, खनन तो तब होगा ना जो उनके बीच में आधा किलोमीटर से ज्यादा दूरी, इतनी दूरी है ही नहीं है। सब जगह जो है 100-100 मीटर की पहाड़ियां अगर भी हैं तो आधा किलोमीटर से भी कम गैप है उनमें, तो उनको सबको अरावली माना जा रहा है। तो 90% क्षेत्रीय संरक्षित है, 8% ये टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान और वेटलैंड्स की वजह से हो गया, 2% बच, और उसमें भी खनन इतना आसान नहीं है। तो कुल मिलाकर दोस्तों मैं सिर्फ अंत में आपसे यही बात करना चाहूंगा कि मन में बस यही क्वेश्चन आ रहा था कि चलो सरकार लालच में अंधी हो सकती, क्योंकि सरकार को जो है वो अपना विकास दिखाना है, सरकार को जो है वो अपनी ग्रोथ दिखानी है, उसे रोजगार शो करने के हमने इतने रोजगार दिए, तो वो तो धड़ल्ले से कुछ भी कर सकती। क्या सुप्रीम कोर्ट भी अंधा हो गया है, ये मन में जो है दिमाग में आ रहा था। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को बड़े ध्यान से पढ़ा, और उस पढ़ने के बाद यार देखो मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपके सामने मैंने जो है उस आदेश को परत दर परत जो परत दर परत जो है वो खोल के रख दिया है ना, लेयर बाय लेयर जो है आप उसको स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और अब फैसला जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया ये एक्चुअल में माजरा है क्या, और पिछले 10-15 दिन से जो चल रहा है वो क्या है।
दोस्तों आज के इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही, और मुलाकात करेंगे अगले किसी टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।